क्या बहन जी सारी सीटों पे रहती, एक ही जगह तो बैठती। एक चलते हुए आदमी को उठा करके सिंहासन पे बिठाती थी। तब से इन्होंने पार्टी बनाया आजाद समाज पार्टी, तब से दिल टूट गया है मेरा। साहब तो हमको ऐसे कहा था कि ये मेरा हाथी आ गया है। अच्छा। विश्वास ने, तब से मैंने शरीर को अपनी अर्पण कर दिया। बहुत प्यारा लागे बाबा साहब का मिशन। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं इस समय ग्राउंड पर मौजूद हूं। ग्राउंड पर निकलिए तो बहुत बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है, अनोखी अनोखी चीज़ें पता होती हैं, कौन क्या सोचता है मालूम पड़ता है। ये जो आप गमछा देख रहे हैं, नीला गमछा, और इन भाई साहब को जो देख रहे हैं, कहा जाता है ये जो नीला गमछा है 1986 से इनके सर पर ये नीला गमछा है। आप शायद यकीन नहीं कर पाएंगे, एक ऐसी शख्सियत से आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपी राम सांवरिया है। हाँ। मैं वैसे तो प्रतापगढ़ का निवासी हूँ, लेकिन मैं यहाँ सन 80 में आ गया था दिल्ली, और दिल्ली में मैं काफ़ी दिन तक किराए की झुग्गी में रहा। फिर मैं करीब 82 में झुग्गी अपनी ख़रीद लिया 300 की। फिर उसके बाद मैंने झुग्गियों में रहते रहते साहब कांशी राम जी का प्रोग्राम देखता रहा, और मैं प्रोग्रामों में भी जाते रहे। और जहाँ तक हो सका वैसे तो मैं क्लास 5 तक पढ़ा हूँ, और पढ़ने के बाद से मैं देखो गरीबी के ऐसा मार पड़ी थी कि हमको गांव छोड़ करके भागना पड़ा। और यहाँ आने के बाद जब साहब के मैंने विचारों को सुना तो मेरे दिल में एक ऐसा जुनून पैदा हो गया। तो बेशक मैं कम पढ़ा हूँ, लेकिन साहब के साथ साथ मैं समय दूँगा, और साथ हमने दिया उनके। मैं रामलीला ग्राउंड में जब मैं उस पर आऊँगा। पहली बार आपने साहब को कब सुना? पहली बार मैं सन 83 में एक मीटिंग चल रही थी झुग्गी के अंदर, तो मैंने उस मीटिंग में साहब को सुना। और उसके बाद जहांगीरपुरी में जब आए थे, ITI है वहाँ पे, एक कॉलेज है, वहाँ पे मंच लगा था, वहाँ भी साहब के प्रोग्राम को सुना, और उनके साथ साथ जगह जगह घूमते रहे। अब कहाँ तक बताएं, कहाँ तक मैंने घूमा है। लेकिन जब मैं रामलीला मैदान में बड़ा भारी जलसा हुआ था, बाबा कांशी राम साहब ने करवाया था, उस समय मंच पे कोई गाना गाने वाला नहीं था। तो मेरे दिल में यही था कि देखिए मैं मंच पे कैसे चढ़ूँगा, और साहब को मैं अपने विचार कैसे व्यक्त करूँगा। क्योंकि साहब ने कहा, उस समय साहब ने यही कहा था एक मीटिंग में कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। हम तो साहब अनपढ़ थे, लेकिन मेरे दिल में टीस सी लग गई कि बताइए मैं तो अनपढ़ हूँ, लेकिन मैं काम कैसे करूँगा। लेकिन मैंने जितनी शिक्षा मिली थी मैंने उसका भरपूर प्रयास किया लोगों को जगाने के। मैंने पागलपन में उस नौटंकी रामलीला, ये जो भीम लीला है, इसको भी मैंने खेलते थे। रात रात लोगों को जगाते थे, ड्यूटी करते थे। तब 270 रुपया तनख्वाह थी उस समय। तब से मैं साहब के प्रोग्राम को मैं अटेंड। साहब से कैसे मिले आप? साहब तो हमको ऐसे कहा था कि ये मेरा हाथी आ गया है। अच्छा। विश्वास ने, तब से मैंने शरीर को अपनी अर्पण कर दिया। तब से मैंने, साहब ने आपको ऐसे पीठ थपथपा दिया? थपथपाए थे रामलीला मैदान में। कौन सा साल था वो साहब ध्यान नहीं है, पता नहीं 95 के समय था, इतना ध्यान नहीं मेरे। जो बहुत भारी वो था, तो मैं उनके मंच पे एक गाना गाया था। वो गाना, बहन जी उस मंच पे थी क्या? हाँ, बहन जी उस मंच पे शायद नहीं थी, मेरे ध्यान नहीं थी उस समय। साहब अकेले थे उस समय। तो मैंने गाया था, बहुत प्यारा लागे बाबा साहब का मिशन, बहुत प्यारा लागे बाबा साहब का मिशन। कसम आके ले लो, कसम आके ले लो मेरे बहुजन, बहुत प्यारा लागे बाबा साहब का मिशन। जितनी आज़ादी लिख कर गए मेरे बाबा, सारी आज़ादी ब्राह्मण ठाकुरों ने दाबा। सबको सताते आए, सबको सताते आए,
कह के हरिजन, बहुत प्यारा लागे बाबा साहब का मिशन। ये गाना किसने तैयार किया है? मैंने खुद लिखता हूँ। आपने लिखा है ये गाना? मैंने लिखा, मैंने आप लेखक भी हैं? लेखक और गायक दोनों हूँ साहब। हाँ, मैं 24 घंटा अपने गाने के माध्यम से मंच पे खड़ा रहूँगा, उठूँगा नहीं, इतना गाना लिखा है। और मैंने बहुजन की पुकार पहले 1000 किताब छपवा करके ऐसे फ्री में बांट दिया था उस समय, जब मेरे अंदर जुनून था। कि अब देखिए, हरिजन को तो हरि ने बनाया, लेकिन उनको किसने बनाया है, जरा गौर कीजिए इस चीज़ को। कि हरिजन तो हरि की उत्पत्ति से आए, मनु क्या राक्षस की योनि से आए। अगर आए हैं तो अपना पकड़े वतन, बहुत प्यारा लागे बाबा साहब का मिशन। कसम आके ले लो, कसम आके ले लो मेरे बहुजन, बहुत प्यारा लागे बाबा साहब का मिशन। आखिरी बार कब मुलाकात हुई थी साहब से? आखिरी बार साहब से आखिरी बार तो मैं आपसे क्या बताऊं, जिस समय साहब को यहीं आ करके वो किया गया, अंत्येष्टि हुई थी, तो मैं समझ लो कि 2 दिन तक मेरे खाना नहीं खाया गया। मैं इतना रोया था कि मुझसे क्या बताएं साहब कि मेरा सब कुछ लुट गया। इतना मुझको दुख हुआ था साहब को जब यहाँ लाया गया, तो समझ लो कि मैं पैदल यात्रा किया हूँ। कोई मैं कहा कि आज मैं पैदल आऊँगा। इतना साहब के रहते मुझको इतना गर्व रहता था कि मेरा भगवान कोई खड़ा है, मुझको एक जगाने वाला कोई खड़ा है, मुझको एक दिशा निर्देश देने वाला कोई खड़ा। इतना भारी मदद भी करते थे आपकी वो? नहीं, मदद मैं किसी से आज तक किसी से लिया नहीं। जो मेरे ज़बरदस्ती जेब में डाल दिया उसी को मैं लेता न, बाकी मैं कहता हूँ भैया मैं अपना कमा खा लूँगा, अपना जैसा भी होगा कर लूँगा, लेकिन मैं किसी से मदद नहीं मांगता हूँ। मायावती जी से पहली बार कब मुलाकात हुई? बहन जी से कैसे हुई? हाँ। मैं बहन जी से तो देखो मुलाकात पहले जब मीटिंग होती थी तो होती थी, लेकिन जब से वो सीएम बनी हैं तब से फिर तो कोई मुलाकात का मतलब ही नहीं साहब। चाहे कितना भी कोशिश कर लो, मुलाकात ही नहीं होती है। नहीं, कोई संदेश आपने भिजवाया, कोई कोशिश गए आप लखनऊ? मेरे अंदर चाहत भी नहीं है। क्यों चाहत नहीं है? देखिए, उन्होंने जो कांसी राम साहब ने हमको जो एक मूल मंत्र दिया था कि शिक्षा जो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, तो मेरे दिल में जैसे चुभन सी हो जा, टीस सी लग गई थी। तो मैं कहा मैं नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन मैं अपने लड़के को ज़रूर पढ़ाऊँगा। 3 लड़की 1 लड़का है मेरे पास। 3 लड़कियाँ बड़ी थी, 1 मास्टरनी है, 2 प्राइवेट जॉब करती हैं, और सबसे छोटा वाला लड़का था जो इस समय आज वही कांसी राम साहब की देन है कि मैंने सब्जी बेच करके, पान लगा करके, रिक्शा चला करके आज उसको मैंने सीए बना दिया हूँ साहब। सारी उनकी मेरी तपस्या पूरा हो गई उनके कहने के हिसाब से, और मैं इतना खुशहाल हूँ कि अब बचा हुआ जीवन मैं समाज के प्रति समर्पित हूँ। आपने देखा होगा, जहाँ देखे होंगे मैं ज़रूर मिलता हूँ आपको, क्योंकि मैं ठान लिया है ये बचा हुआ जीवन। क्या है उद्देश्य आपका वैसे? उद्देश्य यही है कि मेरा समाज जो है, बहन जी को मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि किसी भी तरीके से सबको, आपसे सब छोटे हैं, चाहे किसी को देख लीजिए, तो आप उस दृष्टि से मत देखिए। कोई कुछ भी करता, सबको अपने गले लगा करके एक दफ़ा हुक्मरान बना लीजिए और सारे समाज के दुख दर्द सब दूर कर दोगे। किसको नहीं गले लगाया उन्होंने? नहीं, गले लगाते हैं, मैं मानता हूँ गले लगा। ये जो हमारे लोग हैं, ये घमंडी लोग हैं, ये घमंड करके अपनी अलग अलग पार्टी बना लिए हैं, अलग अलग अपने जैसे सोचता है कि मैं ही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनूं, इसलिए ये लोग अलग अलग पार्टी जला के अपनी अपनी रोटी सेंकने पे लगे हैं। मैं इन लोगों से भी कहता हूं कि देखिए, अगर समाज को जिंदा रखना चाहते हो, ये बहन बेटियों की इज्जत को आप संभाल के रखना चाहते हो, तो सब लोग एक हो जाओ। खाली बहन जी खाली पीएम बनेगी, हर जगह कुर्सी तो सीएम तो बनेगी नहीं, हर जगह प्रधानी तो लेंगी नहीं, लेकिन लोगों की पता नहीं दिमाग में क्या है कि अगर एक हो जाते सब कोई, जैसे बावन मेश्राम जी हैं, ये भी अब कहीं सीट इनकी भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये इनके पीछे समाज है, समाज में तितर बितर करके हम लोगों को कुत्तों की तरह ज़िंदगी जिला रहे हैं। और इसी तरह से चंद्रशेखर भाई हैं। अगर ये जिस तरीके से भीम आर्मी थी, हम लोग तन मन से लगे थे, पैसे भी देते थे,
लेकिन जब से इन्होंने पार्टी बनाया आज़ाद समाज पार्टी, तब से दिल टूट गया है मेरा कि हम लोगों की आप लोग को बड़ा भारी भरोसा था कि पार्टी न बना करके आप लोग हमारी रहनुमाई करेंगे, आप बहन जी के साथ रहेंगे। क्या बहन जी सारी सीटों पे रहती? एक ही जगह तो बैठती। आपको तो जानते हो बहन जी के अंदर कितना दुख दर्द है, कितना भारी दिल है। वो एक चलते हुए आदमी को उठा करके सिंहासन पे बिठाती थी, जो कोई कभी नहीं जानता था। हरवाहा चरवाहा को भी कितने मंत्री बना दिए थे। तो कांशीराम साहब और बहन जी को तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि एक बहन है। मेरी खुद की बहन होती तो मैं अपनी ज़िंदगी न्यौछावर कर देता, लेकिन फिर भी अपनी ज़िंदगी उस बहन के लिए मैं रात दिन मेहनत करता हूँ, किस तरीके से समाज को इकट्ठा करके उस बहन को एक दफ़ा मैं पीएम बना दूँ। सारा जो अभी तक संविधान नहीं लागू हुआ है वो भी संविधान भी लागू हो जाएगा, और फिर देखना भारत सोने की चिड़िया से कोई बचने से नहीं रोक सकता है इसको। तो 24 में चुनाव होने वाला है, तो कौन बनेगा पीएम? लास्ट सवाल है आपसे। देखिए मैं तो यही कहूँगा, मोदी साहब ऐसा चाल चलेंगे, ऐसा खेल खेलेंगे, ये समाज लूटा पिटा समाज जो आज तितर बितर हुआ है, ये ऑटोमेटिक सब एक हो जाएगा। मोदी की वजह से होगा, क्योंकि ऐसा वो खेल खेल रहे हैं कि ऑटोमेटिक इतना वो मंथन कर देंगे कि इसको इकट्ठा होना ही पड़ेगा। और बहन जी को पीएम बनने से, मोदी के बाद बहन जी का नंबर है, कोई माई का लाल रोक भी नहीं सकता। इस चीज़ को आप लिख लेना, इस चीज़ को आप फैला देना लोगों तक कि लोग हमारे अगर समझ जाएं तो बहन के सिवा ऐसा कोई, मोदी साहब के बाद बहन जी का नंबर है। चलिए, और उनके बाद और किसी का नंबर है भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से नाम बताइए। मेरा नाम गोपीराम सामरिया है। गोपीराम सामरिया जी को आपने सुना। सोचिए 1986 से बसपा के साथ जुड़े हैं। आज भी जो इनका ये नीला गमछा है, ये कफन कह रहे हैं। कफन क्यों कह रहे हैं? अभी ये कफन ही है कि कफन नहीं, गर्व बोलिए, प्राइड बोलिए। अब ये गर्व समझ लीजिए, कफन जो चलिए, शान किस समय गोली का निशाना बन जाए। भीम की शान कहिए, भीम की शान, भीम की शान, बाबा साहब की शान। तो सामरिया साहब को आपने सुना, इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं? इनकी कौन सी बातें इनकी आपको ज़्यादा अच्छी लगी? कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।